हाय गाइस, तो अभी तक हम लोगों ने देखी है डिफरेंट वीवीएफ स्ट्रेटजीज जिसके थ्रू हम ऑप्शन बाइंग में कैसे एंट्री बना सकते हैं, कहां पर हम एग्जिट ले सकते हैं और कहां पर हमारे टारगेट्स होने चाहिए। अभी तक हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं वीवीएफ से रिलेटेड। आज हम कहीं ना कहीं एक नया इंडिकेटर यूज़ करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि कैसे हम कॉन्ट्रा ट्रेडिंग कर सकते हैं। कहने का मतलब मार्केट हमेशा तो ट्रेंड में नहीं रहती है, ना तो मार्केट हमेशा ऊपर जाती है, ना ही मार्केट हमेशा नीचे की तरफ जाती है। तो जो मार्केट के रिवर्सल्स होते हैं वहां से भी हमें कई बार एक शार्प मूव देखने को मिलता है। और जैसा कि आप सभी को पता है, अगर आपको ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाना है तो आपको ढूंढने वो स्पॉट्स जहां से मिलेंगे आपको शार्प रिवर्सल्स या फिर कंटिन्यूएशंस। तो आज हम बात करने वाले हैं रिवर्सल्स के बारे में। यहां पर जो हम इंडिकेटर यूज करने वाले हैं उस इंडिकेटर का नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आप लोगों ने इसके बारे में सुना जरूर होगा। चलिए पहले कुछ डिटेल्स पता कर लेते हैं कि एग्जैक्टली इंडिकेटर होता क्या है, इसका नेचर क्या है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कहीं ना कहीं एक लीडिंग मोमेंटम इंडिकेटर है। इस कहने का मतलब क्या है कि जब रिवर्सल आपको मार्केट में देखने को मिलेगा, चार्ट पे जब आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं उससे पहले आपको अंदेशा दे देता है कि मार्केट यहां से टूट सकता है या फिर बढ़ सकता है। इस इंडिकेटर में आप जब प्लॉट करेंगे, मैं आपको प्लॉट करके भी दिखा दूंगा एक बार चार्ट स्क्रीन के ऊपर कि कैसे हम इस इंडिकेटर को प्लॉट करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस इंडिकेटर में आपको तीन हिस्से दिखेंगे। इस इंडिकेटर को हम प्लॉट करते हैं 0 से लेकर 100 के बीच में। जब इस इंडिकेटर की वैल्यू 70 से लेकर 100 के बीच में होती है, हम उस एरिया को बोलते हैं ओवरबॉट रीजन। कहने का मतलब जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं ओवर हीट हो चुका है बाइंग साइड में। और अगर मार्केट 0 से लेकर 30 के बीच में चल रही होती है तो वहां हम कहते हैं कि जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं ओवर सोल्ड हो चुकी है, जो बिकवाली है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हो चुकी है और यहां से मार्केट एक शार्प रिवर्सल देखने को मिल सकता है, कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। वहीं अगर ऊपर साइड की बात की जाए तो हमें एक लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल सकती है। अगर इसके बीच के हिस्से की बात की जाए, कहने का मतलब 30 से लेकर 70 के बीच में 30 to 70 की रेंज की अगर बात की जाए तो वहां पर मार्केट को हम समझते हैं कि मार्केट एक साइडवेज है, वो वेट कर रहा है कि मोमेंटम होगा या फिर जो भी वो ट्रेंड में है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। उसे हम अभी नहीं देखेंगे। 30 से लेकर 70 के बीच का जो हिस्सा है वो हमारे रिवर्सल स्ट्रेटजी के लिए कुछ खास यूज का नहीं है। हमारा फोकस रहेगा एज के ऊपर, या तो 0 से लेकर 30 या फिर 70 से लेकर 100। तो चलिए और कुछ चीजें जान लेते हैं उसके बारे में। जैसा मैंने आपको बताया, RSI अगर 0 से लेकर 30 के बीच में है तो मार्केट कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड है। अगर 30 से लेकर 70 के बीच में है तो मार्केट को हम बोलेंगे एक न्यूट्रल मार्केट, एक साइडवेज मार्केट। और अगर 70 से लेकर 100 के बीच में तो हम उसे बोलेंगे कहीं ना कहीं एक ओवरबॉट मार्केट। अब यहाँ पे हम पीरियड की भी बात कर लेते हैं। देखिए कोई भी इंडिकेटर हो, चाहे वो EMAs हो, VWAP हो या फिर RSI हो, इन्हें कैलकुलेट करने के लिए हम जो डेटा का यूज करते हैं, कितने बार्स का हम यूज कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर हम पिछले 10 कैंडल को ले रहे हैं तो हम बोलेंगे 10 पीरियड। अगर हम पिछले 5 कैंडल के डेटा को ले रहे हैं तो हम बोलेंगे 5 पीरियड EMA। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेटिंग जो आपको अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे मिलेगी वो है 14 पीरियड RSI। हम अपनी स्ट्रेटजी में उसे यूज करने वाले हैं। बहुत सारी स्ट्रेटजीज बनाई गई हैं इसे चेंज करते हुए, आप भी इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बट आज जो हम पढ़ने वाले हैं 14 पीरियड पढ़ने वाले हैं और कहीं ना कहीं इससे भी हमें काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आखिर में हम क्या ट्रेड करेंगे, अभी तक हमने देखा कि RSI क्या होता है, उसके डिटेल्स क्या हैं। हमारी जो स्ट्रेटजी है उसे हम बोलेंगे RSI डाइवर्जेंस। यहाँ पे हम क्या सीखेंगे, यहाँ पे हम सीखेंगे कि कैसे मार्केट में जब प्राइस ऊपर की तरफ भाग रहा है तो हमें पता कब चलेगा कि मार्केट यहाँ से टूट सकता है, एक साइडवेज मोमेंटम दे सकता है या फिर एक शार्प रिवर्सल दे सकता है। उसे पता करने के लिए कहीं ना कहीं हमने चार्ट पे प्लॉट करेंगे एक RSI का स्ट्रक्चर। RSI देखिए इस तरीके से प्लॉट होता है। अभी मैं आपको चार्ट पे जाके भी दिखाऊंगा, आप गौर करिएगा। यहाँ पे एक 70 की लाइन है, एक 30 की लाइन है, इसके अलावा 0 है एंड 100 है। RSI 0 से लेके 100 के बीच में प्लॉट होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कहीं ना कहीं एक ओवरबॉट रीजन है और ये कहीं ना कहीं एक ओवरसोल्ड रीजन है। चलिए इस एग्जांपल के ऊपर आते हैं जो मैंने ड्राइंग बना रखी है, इसका क्या मतलब है। इस स्ट्रक्चर को देख के तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये एक अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर बना हुआ है। क्यों? कहीं ना कहीं हमने ये जो एग्जाम्पल लिया हुआ है, जो ये ड्रॉइंग बनाई हुई है, यहां पर आप इधर फोकस करिए। जो मैंने एक प्राइस स्ट्रक्चर बना हुआ है इसे देख के आपको समझ में तो आ गया होगा कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है हायर हाइज एंड इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं हायर लोज। तो इस तरीके की प्राइस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एक अप ट्रेंड। अब इस अप ट्रेंड में अगर हमें पता करना है कि मार्केट कहां से मुड़ सकता है, कहां से टूट सकता है या फिर साइडवेज हो जाएगा, तो हम उसका पता कर सकते हैं RSI का यूज करते हुए। गौर से देखिएगा, मार्केट तो अपना अप ट्रेंड बनाए हुए है, मार्केट तो तेजी की तरफ जा रहा है, बट जो RSI इंडिकेटर है वहां पे हमें नए हाई बनते हुए नहीं दिखे हैं। ये जो RSI का स्ट्रक्चर है यहां पे हमें नए हाई बनते हुए नहीं दिखे हैं। अगर हम इन दो हाइस का कंपैरिजन करें, कहीं ना कहीं इन दो हाइस का कंपैरिजन करें तो यहां पे हमें देखने को मिलेगा कि जो
हाईज यहाँ पे मार्केट ने प्राइस ने तो नए हाई मारे हैं, बट जो आरएसआई इंडिकेटर है वहां हमें नए हाई देखने को नहीं मिले हैं। इस तरीके के प्राइस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस जैसा कि नाम में ही छिपा हुआ है कि प्राइस तो ऊपर की तरफ जा रहा है बट आरएसआई नीचे की तरफ आ रहा है, कहीं ना कहीं डाइवर्ज हो रही है वैल्यूज, एक डाइवर्जेंट बिहेवियर हमें देखने को मिल रहा है। अब हमारा जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो किस तरीके से काम करेगा, हम इस हाई पे कहीं ना कहीं शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे, मार्केट में एक रिवर्सल प्ले करने की कोशिश करेंगे और वहां पे हम जो एंट्रीज लेंगे डेफिनेटली हमारी कोई भी स्ट्रेटजी, हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा है कि हम जो वीडियो जब भी हम ट्रेड लेते हैं हमारी कोशिश रहती है कि जो रिस्क रिवॉर्ड है वो मेंटेन रहे, वो 1:1.5 रहे मिनिमम या फिर 1:2 रहे डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशंस। तो यहां पे कहीं ना कहीं हम एक एंट्री लेंगे जिसकी टारगेट हम रखेंगे 1:1.5 या फिर 1:2। इसके अलावा टारगेट के कई और पॉइंट्स भी हो सकते हैं, आपको पता ही होगा, जैसे प्रीवियस डे पिवट्स हो गए, कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन हो गई इंपॉर्टेंट, कोई ट्रेंड लाइन हो गई, या फिर किसी तरीके का और टेक्निकल पैरामीटर जो आप लोग यूज करते हैं, हम डेफिनेटली उसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको वो सब कुछ भी नहीं रखना है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इस रिस्क रिवॉर्ड के साथ भी चल सकते हैं। तो ये थी अभी तक की आरएसआई की थ्योरी, आरएसआई डाइवर्जेंस की थ्योरी। अब चलते हैं एग्जांपल के ऊपर, अब चलते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर, वहां आपको एग्जांपल देखकर और बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि कैसे हमें गिरते हुए मार्केट में एक डाइवर्जेंस स्पॉट करना है। मैं जो एग्जांपल ले रहा हूं वो एग्जांपल भी अभी रिसेंट का, ये मार्च का एग्जांपल है, तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि जब मार्केट गिर रही थी तो कैसे हम आरएसआई की मदद से कहीं ना कहीं रिवर्सल फाइंड आउट कर सकते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने जो चार्ट आपके लिए लगा रखा है ये है निफ्टी मार्च फ्यूचर्स का चार्ट, और जो डेट हमने ली हुई है वो कहीं ना कहीं ली हुई है 14th ऑफ मार्च, इसके अलावा 12th ऑफ मार्च। तो 12th ऑफ मार्च से लेके 14th ऑफ मार्च के बीच में कैसे हमें आरएसआई डाइवर्जेंस से एक बेहतर ट्रेड मिल पाता, गिरती हुई मार्केट में हम कहां से मार्केट मोड़ेगी स्पॉट कर पाते, इस एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। सबसे पहले गौर करने वाली बात यह है, जो आरएसआई हमने प्लॉट किया है वो हमने प्लॉट किया कहीं ना कहीं डिफॉल्ट पैरामीटर्स के ऊपर। कहने का मतलब, आप जब अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे इंडिकेटर को अप्लाई करेंगे, आरएसआई इंडिकेटर को अप्लाई करेंगे, तो आपको यही वैल्यूज देखने को मिलेंगी, आपको कुछ भी उसमें छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप ध्यान दे सकते हैं कि ये वाली जो लाइन है, जो अपर लाइन है, अपर मार्जिन है, वो कहीं ना कहीं 70 की वैल्यू डिनोट करती है एंड नीचे वाली मार्जिन डिनोट करती है 30 की वैल्यू। अब ये जो ऊपर वाला बैंड है, ये बैंड है 70 से लेके 100 का। इसके बाद ये जो नीचे वाला बैंड है वो कहीं ना कहीं है 0 से लेके 30 का बैंड। आप इन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो आपको समझ में आएगा, जैसे कि हमने ड्राइंग बनाई थी वैसा ही कहीं ना कहीं हमें अपना इंडिकेटर देखने को मिल रहा है। अब आप गौर करिएगा, कई बार मार्केट 30 के नीचे आता है और कई बार मार्केट 70 के ऊपर भी निकलता है। जैसा कि हमने पढ़ा, ये एरिया हो जाते हैं ओवरबॉट रीजन्स एंड ये वाले एरियाज हो जाते हैं कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड रीजन्स। ये मैंने अभी आपको दिखा दिया चार्ट्स के ऊपर, किस तरीके से प्रैक्टिकली हमने जो सीखा था वो होते हुए दिख रहा है। अब हम चलते अपने सेटअप के ऊपर कि कैसे हमें स्पॉट करना है आरएसआई डाइवर्जेंस को। आप लोग गौर से देखिएगा कि मार्केट में हमने 12 तारीख को एक शानदार गिरावट देखी। मार्केट ने अपने ओपनिंग स्तरों से काफी शानदार गिरावट देते हुए कहीं ना कहीं अपने डे के लो पे क्लोज किया, और इस तरह की गिरावट, भारी गिरावट में हमें ये समझ नहीं आता कि मार्केट में कहां से रिवर्सल आएगा या फिर नहीं आएगा। ऑन दी अदर साइड आप देखिएगा कि मार्केट में नए लोज तो बनते जा रहे थे। जिस तरह से ये ट्रेंड लाइन भी आपको शो कर रही है, ये जो ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन है ये शो कर रही है कि मार्केट में नए लोज तो बन रहे हैं, बट अगर आप आरएसआई को देखेंगे, आरएसआई की लाइन को देखेंगे, ये जो लाइन चार्ट है ये कहीं ना कहीं आरएसआई की वैल्यूज को डिनोट करता है। तो यहां पे आप ऑब्जर्व करिएगा कि मार्केट में यहां पे आरएसआई ने एक नया लो बनाया प्राइस के साथ। तो अभी तक तो आरएसआई और प्राइस साथ में चल रहे हैं, बट जब प्राइस ने एक नया लो बनाया, एक नया इंट्राडे लो बनाया, यहां पर आप गौर कर सकते हैं कि आरएसआई ने एक नया लो नहीं बनाया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कहीं ना कहीं आरएसआई हमें एक अप ट्रेंड में जाता हुआ दिखा और प्राइस हमें दिखा है डाउन ट्रेंड में जाते हुए। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि जो सेलर्स हैं वो मार्केट को गिरा तो बहुत तेज रहे हैं, बट कहीं ना कहीं जो हिडन मोमेंटम है, कहीं ना कहीं जो हिडन मोमेंटम है जो हमें दिख नहीं पा रहा है, जो प्राइस पे शो नहीं हो रहा है, वो ये है कि जो सेलर्स हैं वो शायद से वीक होते जा रहे हैं। देखिए, किसी भी ट्रेड की पॉसिबिलिटी 100% नहीं होती है। अगर हम ये सब भी एनालिसिस कर रहे हैं तो वो भी एक प्रोबेबिलिटी के साथ कर रहे हैं, बट हाँ, इसकी प्रोबेबिलिटी सक्सेसफुल होने की काफी हाई है क्योंकि हम अपने सेटअप को ऑब्जर्व कर रहे हैं लॉजिकल पैरामीटर्स के साथ। अगर आप बोले कि ये हमेशा होगा, हर मार्केट में होगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि मार्केट डाइवर्जेंस शो करने के बाद भी नीचे चलती चली जाए, उस केस में हमें लेने अपने स्टॉप लॉस, क्योंकि हम हमेशा रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करते हुए, पोजीशन साइजिंग करते हुए अपने ट्रेड्स में एंटर करते हैं। चलिए ट्रेड पे वापस लौटते हैं और हम ध्यान से देखेंगे कि मार्केट में हमें एक डाइवर्जेंस देखने को मिला अपने क्लोजिंग पीरियड तक आते हुए। अब आप गौर से देखिएगा कहां पे ट्रेड बनाया जा सकता था। आज मार्केट जब ओपन हुई तो मार्केट ने जो पहला कैंडल है 14 तारीख को जब मार्केट ओपन हुई, 14 मार्च को जब मार्केट ओपन हुई,
तो आपने अगर ये एक दिन पहले आइडेंटिफाई करके रखा होता कि आरएसआई के एक डाइवर्जेंस पे देखने को मिल रहा है निफ्टी के चार्ट्स पे, तो जब मार्केट ने खुलते ही कहीं ना कहीं मार्केट ने ओपनिंग कैंडल पे हमें एक डिप दिखाया, और इस डिप के साथ भी आप ऑब्जर्व करिएगा कि कैसे आरएसआई में मजबूती बनी हुई थी, आरएसआई कंटिन्यूअसली एक अपट्रेंड शो कर रहा था। तो हम लोग क्या कर सकते थे इस केस में, कहीं ना कहीं इस रेड कैंडल पे हम एक एंट्री ले सकते थे, कहीं ना कहीं इस रेड कैंडल पे हम एक एंट्री ले सकते थे हमारे रिस्क रिवॉर्ड के साथ। अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आप प्रीवियस स्विंग का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्टॉप लॉस लेना है तो वो रहेगा 20 to 30 पॉइंट्स का। तो अगर हम लोगों ने स्पॉट कर रखा होता कि निफ्टी के फ्यूचर्स के चार्ट पे कहीं ना कहीं हमें डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये रहती कि नेक्स्ट डे 14 मार्च को कहीं ना कहीं जब मार्केट ओपन होगी तो हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। तो जब मार्केट ओपन हुई, आप गौर से देखिएगा, मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई और कहीं ना कहीं मार्केट ने जो बिहेवियर शो किया था ओपन इक्वल्स टू हाई का, तो यहां प्राइस एक्शन देख के तो ये लगता है कि मार्केट में सेलर्स बहुत बुरी तरीके से हावी हैं, कहीं ना कहीं सेलर्स की पकड़ में है मार्केट। बट जब आप आरएसआई को देखेंगे तो वो कंफर्मेशन मिलता हुआ नहीं दिखा, इनफैक्ट हमें एक डाइवर्जेंस देखने को मिला। तो हम लोग अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से ढूंढेंगे एक मौका रिवर्सल ट्रेड करने का। ट्रेड करते टाइम हमें जिस चीज का ध्यान रखना है वो ये है कि हमारी जो एंट्री है वो वॉल्यूम के कंफर्मेशन के साथ हो। हमारी जो एंट्री है वो कहीं ना कहीं वॉल्यूम के कंफर्मेशन के साथ हो, प्लस उसके साथ साथ हमारा रिस्क रिवॉर्ड हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। अब आप ऑब्जर्व करिएगा कि आरएसआई डाइवर्जेंस में आप लोग गौर करिएगा, आरएसआई डाइवर्जेंस में टॉप एंड बॉटम पर ट्रेड लिए जा रहे हैं। आरएसआई डाइवर्जेंस में हम लोग टॉप एंड बॉटम पे ट्रेड ले रहे हैं, तो वहां पे अगर सही तरह से ट्रेड ना लिया जाए, मैनेज ना किया जाए, तो लॉस होने के बड़े चांसेस हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस डाइवर्जेंस पे वेट करेंगे। कहीं ना कहीं ये जो हमें आरएसआई की तरफ से डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है, इस कैंडल पे हम एंट्री करेंगे। जो हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिली मॉर्निंग सेशन के अंडर में, क्योंकि इस कैंडल पे जो वॉल्यूम्स है वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ग्रीन कैंडल के वॉल्यूम से ऊंचे होते हुए देखे, साथ ही साथ जो प्राइस का मोमेंटम है वो भी काफी बेहतर होते हुए देखा। ये सारी चीजें ये दर्शाती हैं कि जो मार्केट है वो हमारे बायस को कंफर्म करती हुई दिखी है। मार्केट कहीं ना कहीं ये कंफर्म करती हुई दिखी है कि जो आरएसआई डाइवर्जेंस है वो प्ले आउट होता हुआ दिखेगा। तो हम यहाँ पे बॉटम पे ट्रेड बनाएंगे। तो हमारी ट्रेड यहाँ पे इस पूरी रैली में कहीं ना कहीं बॉटम पर बनेगी, और हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो रहेगा 1:1.5 का या फिर 1:2 का। इसके अलावा आप जो टारगेट रख सकते हैं वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे भी रख सकते हैं। ये प्रीवियस कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ था। अगर आप गौर से देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो कि कई देर तक सपोर्ट बन के रहा, फिर वो ब्रेक डाउन हो गया। इसके बाद आप लोगों को पता है कि जब सपोर्ट ब्रेक होता है फिर वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो आप ऑब्जर्व करिएगा, कहीं ना कहीं आप इसे भी टारगेट रख सकते थे, इस पिवट को भी टारगेट किया जा सकता था। इसके अलावा क्योंकि मार्केट ने हमें आरएसआई डाइवर्जेंस दिया है, तो डेफिनेटली हम अपने सेकंड टारगेट को ये भी रख सकते थे जो कि प्रीवियस रेजिस्टेंस था कहीं ना कहीं। इस तरीके से आप अपने टारगेट्स को भी मैनेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये कि आपकी एंट्री सही होनी चाहिए। उसके बाद टारगेट्स तो आप 1:1.5 या 1:2 या फिर पिवट्स के हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। एक चीज और ध्यान में रखने वाली है वो है पोजीशन साइजिंग। आपको कभी भी किसी भी ट्रेड में अपने पूरे अकाउंट का, अपने पूरे कैपिटल का 2% से ज्यादा रिस्क नहीं करना है, चाहे आपको स्ट्रेटजी कितनी भी अच्छी लगे। डेफिनेटली आप ऑब्जर्व करेंगे तो आरएसआई डाइवर्जेंस ने बहुत अच्छी तरह प्ले आउट किया, बट इस ट्रेड को करने के लिए ऑप्शन बाइंग में आपको 2% रिस्क से ज्यादा नहीं लेना है, अदरवाइज आप ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाएंगे और आपको जो सेटअप से बेनिफिशियल रिजल्ट्स हैं वो देखने को नहीं मिले। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि पूरी स्ट्रेटजी होने के बाद अब फाइनली हमें कौन सी स्ट्राइक को बाई करना चाहिए। देखिए, हमारी पूरी सीरीज में, हमारे पूरे वीडियोस में हमने एक चीज पे गौर किया है कि जो ऑप्शन बाइंग में सबसे बाद में चीज आती है वो आती है स्ट्राइक, कि कौन सी स्ट्राइक हमें बाई करके चलना है। रीजन क्या है कि हमें ऐसी जगह पे ट्रेड लेना है जहां से पॉसिबिलिटी इमीडिएट मोमेंटम की ज्यादा हो। अगर मार्केट मूव नहीं करेगा, मार्केट साइडवेज रहेगा, तो आप कोई भी स्ट्राइक बाई कर लीजिए, आपके पैसे नहीं बनने वाले हैं। तो सारा मेजोरिटी हमारा जो लॉजिक है वो इस पर रहता है कि सेटअप क्या बन रहा है। उसके बाद स्ट्राइक तो बाई डिफॉल्ट आप लोगों को अब तक पता चली गया होगा। हम जो यूज करेंगे वो है हमारी एंट्री वाली कैंडल से जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसके सबसे पास वाली उस स्ट्राइक को हम बोलते हैं एट द मनी स्ट्राइक। क्योंकि हमें ऊपर साइड का ट्रेड लेना है तो कहीं ना कहीं हम एट द मनी कॉल ऑप्शन बाई करेंगे, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है। और प्रीमियम पे कैसे स्टॉप लॉस लगाना है वो भी अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप स्पॉट चार्ट देखिए, आप फ्यूचर के चार्ट देखिए, एक ही बात है, ज्यादा अंतर नहीं आता है। अगर यहाँ पे आपको
स्टॉप लॉस देखने को मिल रहा है 25 से 30 पॉइंट का। आप इसका 0.5 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो आपको स्टॉप लॉस मिल जाएगा करीब करीब 15 पॉइंट्स का। तो आपको जो अपने कॉल ऑप्शन में, जो आपको जो अपने एटीएम कॉल ऑप्शन में जो स्टॉप लॉस लेके चलना है वो लेके चलना है 12 से लेके 15 पॉइंट्स का। क्योंकि मार्केट जब ऊपर नीचे करती है तो हमें प्रीमियम में स्पाइक्स देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब हो सकता है आपका 15 वाला स्टॉप लॉस 18 रुपए पे चला जाए, आपका स्पॉट पे प्राइस मूव नहीं करेगा, फ्यूचर्स चार्ट पे प्राइस मूव नहीं करेगा, बट प्रीमियम में आपको कहीं ना कहीं कमी होती हुई दिखेगी। ऐसे में घबराना नहीं है, आपको थोड़ा एरर लेके चलना है। कहने का मतलब अगर आपका प्रॉफिट होगा वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इमीडिएट मोमेंटम जब आता है मार्केट में तो ऑप्शन के प्राइसेस एकदम मूव करते हैं। ऑन दी अदर साइड अगर एकदम प्राइसेस साइडवेज होकर स्पाइक देते हैं अप साइड या डाउन साइड, तो आपको नोटिस करने को मिलेगा आपके जो प्रीमियम्स है वो भी उसी रेस्पेक्ट में ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, हमें पोजीशन साइजिंग करके रखना भी है। हमें हमेशा पोजीशन साइजिंग करते हुए चलना है कि अगर आपका इतना एरर आता भी है, वो एरर मिला के भी आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो आपकी कैपेसिटी के बाहर नहीं होना चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी तक आपने सीखा कैसे हम RSI डाइवर्जेंस यूज करेंगे एक रिवर्सल ट्रेड आइडेंटिफाई करने के लिए। मैंने आप लोगों के लिए एक रिसेंट एग्जाम्पल भी लिया ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। आने वाले वीडियोज में हम और भी एग्जाम्पल्स देखेंगे कि कैसे हम RSI डाइवर्जेंस स्पॉट करते हुए इंट्राडे के अलावा वीकली और डेली चार्ट्स पर भी बहुत अच्छे ट्रेड्स बना सकते हैं। डेली चार्ट्स पे आप कैसे उसे यूज करते हो पोजीशनल ट्रेड बना सकते हैं। अभी तक हमने पोजीशनल ट्रेडिंग, पोजीशनल ऑप्शन ट्रेडिंग की बात नहीं की है, ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी की बात नहीं की है जिसमें हम पोजीशनली ट्रेड करेंगे या BTST ट्रेड करेंगे। आने वाले वीडियोस में हम वो भी देखने वाले हैं कि कैसे हम BTST कर सकते हैं RSI का यूज करते हुए। कहीं ना कहीं एक बेहतर मोमेंटम हम पा सकते हैं अगर हम RSI डाइवर्जेंस का यूज करते हैं। तब तक के लिए आप अपना रिवीजन करते रहिएगा, अपने नोट्स बनाते रहिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको अपनी प्रैक्टिस करते रहना है चार्ट्स के ऊपर। जब तक आप चार्ट्स के ऊपर अपनी लाइंस नहीं बनाएंगे, खुद से ड्रॉ नहीं करेंगे, तब तक आपको कहीं ना कहीं फिनिश देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में।